अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है तजर्बेकार हुकूमत, लेकिन इस वक्त एक महीने का तकरीबन इक़्तिदार जो है वो मुकम्मल हो रहा है। महंगाई में दिन ब दिन मज़ीद इजाफा हो रहा है। प्रोग्राम के पहले से हम इस पे बात करेंगे, दूसरे हिस्से पे भी हम महंगाई पे ही गुफ्तगू करेंगे क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल है और बज़ाहिर अभी लग रहा है कि हुकूमत इसके सामने बेबस है। आखिर में हम बात करेंगे गैरत के नाम पे जो कत्ल होती हैं लड़कियां और किस तरह मुलजिम आसानी से बच जाते हैं क्योंकि जो उनके लीगल एयर्स हैं वो घर वाले उन मुलजिमान को माफ़ कर देते हैं। ये कानून में क्या तब्दीली होगी, कैसे इंश्योर करेंगे कि हम ऐसी लड़कियों को इंसाफ मिले। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात होगी, लेकिन हुकूमत के जो महंगाई के दावे हैं उस पे हम आगाज़ करेंगे। जब खान साहब की हुकूमत के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले हम सबको याद था कि एक स्ट्रीट मूवमेंट चलाई थी पीपल्स पार्टी ने अलहदा और पीडीएम ने अलहदा, और ये दोनों जो स्ट्रीट मूवमेंट्स थी इनका स्लोगन अगर आपको याद नहीं है तो हम आपको याद करा देते हैं। इनका स्लोगन था महंगाई मुकाओ मार्च। कोई और एजेंडा नहीं था, सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि इस मुल्क में जो पिछली हुकूमत है उसने इतनी महंगाई कर दी है कि अब इसका यहाँ ठहरना मुमकिन नहीं। क्या कहा करते थे उन तक? क्या उस वक्त मुल्क में महंगाई नहीं थी? बिल्कुल महंगाई थी। और जब हुकूमत से हम बात करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो वो कहते थे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, अंदरूनी भी और पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए महंगाई उस वक्त कंट्रोल नहीं हो रही। फास्ट फॉरवर्ड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, एक मखलूत हुकूमत बनती है, उसकी एक माह की अगर हम कारकर्दगी देखें, क्योंकि इसमें कारकर्दगी इतनी जल्दी जांचना एक तरीके से मुश्किल भी होता है, लेकिन हम बिल्कुल एक फैक्टर जो कि आम खाने पीने की अशिया की कीमतें, जो हमारी फूड बास्केट है, जो हर घर में बहुत ज़रूरी है, उसकी कीमतों में पिछले एक माह में क्या फ़र्क पड़ा है हम आपको वो दिखाना चाहते हैं। गुज़श्ता माह जो देही इलाकों में महंगाई की शरह है वो 15.1%, जबकि शहरी इलाकों में 13.4% पहुँच चुकी है। अशियाए खुरोनोश जो हम सब लोगों ने रोजाना खरीदनी होती हैं उनकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? आटे के 20 किलो थैले की कीमत 200 रुपए के इजाफे के बाद 1300 रुपए हो गया है। ये नीचे आना था महंगाई मुकाओ हुकूमत और मूवमेंट के बाद। एनीवेज, मुर्गी का गोश्त फी किलो 120 रुपए का इजाफा हुआ है और अब वो 600 रुपए का हो गया है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो कुकिंग ऑयल है उनका जो 5 लीटर कार्टन है इसकी कीमत में 100 रुपए का इजाफा हुआ है। प्याज की फी किलो कीमत में 100 रुपए से ज्यादा का इजाफा इस एक महीने में देखने में आया है। टमाटर की फी किलो कीमत 100 रुपए से ज्यादा इसकी कीमत बढ़ी है। चाय की पत्ती जो कि हर घर में रोजाना बड़े वाफिर इस्तेमाल होती है, 70 रुपए फी किलो का इजाफा है। दालों की कीमतों में मजमूई तौर पर देखें उसमें भी इजाफा सामने आया है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के दूध की कीमत में इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के मशरूबात की कीमतों में फी लीटर 35 रुपए का इजाफा हुआ है। अच्छा, जब ये हुकूमत में आ भी गए थे उससे आने से पहले भी ऑब्वियसली हर जो आने वाली जमात है वो वादे ज़रूर करती है और फिर हम बाद में उनको उन्हीं वादों के पैमाने से नापते हैं। सो PMLN की जो मुख्तलिफ सीनियर क़यादत थी वो क्या कहा करती थी कि हुकूमत में आने के बाद उनकी तरजीहात क्या होंगी और हुकूमत में आते ही वो चंद कौन सी चीज़ें होंगी जिनमें हम फ़ौरन फ़र्क देखेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब है कि मईशत के ऊपर जो एक रिवायती सियासत होती है वो अभी भी जारी है। ज़रा आज ही के अखबारात का अगर हम एक जायज़ा ले लें कि इसके अंदर ये महंगाई के हवाले से क्या चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं तो वो देखकर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि एक महीने में जो सिंगल पॉइंट एजेंडा यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, महंगाई मुकाने की तरफ कुछ तो इंडिकेटर्स ऐसे होने चाहिए जो बज़ाहिर नजर आए। इन अखबारात की खबरों के मुताबिक वो नहीं है। हम आपको दिखाते हैं, देखें ये 8 मई में जो यूटिलिटी स्टोर्स में दालों, बेसन, खजूर पर जो सब्सिडी खत्म हुई है इससे तेल, चाय, दूध महंगा हुआ है। नीचे साथ ही आप देखें मुर्गी की कीमत के हवाले से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये आपे से बाहर हो चुकी है। आटे का बहरान सर उठाने लगा है। चिकन जो है वो मजीद महंगा हो गया है। प्याज कितना महंगा हो गया है, इन तमाम की कीमतें भी साथ साथ रिपोर्ट की गई हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एक माह के दौरान जो बिल्डिंग मटीरियल है इसकी कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, यानी कि घर की तामीर की जो लागत है वो भी इस एक माह में बढ़ गई है। सीमेंट की बोरी हो या वो जो ईंट की कीमत हो या रेत ट्रॉली हो, बजरी ट्रॉली हो, सरिया हो, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज में इंडिविजुअली उसकी कीमत में इजाफा हुआ है। अच्छा, सस्ते दामों की गंदम की जो फरामी होनी थी उस हवाले से देख लीजिए क्या रिपोर्ट हो रहा है कि ये आटे का जो थैला है ये कितना महंगा हुआ है। आप खुद पढ़ सकते हैं, 250 रुपए।
खाली यही नहीं, अब माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट है, बिजली 2 रुपये 86 पैसे यूनिट महंगी होने वाली है, तो आप रेडी हो जाए। अब आपके अगले महीने के जो बिल आएंगे उसमें तगड़े जो फ्यूल एडजस्टमेंट के पैसे लग के आएंगे। खुद अपने हिसाब आप लोग देख लीजिए कि किस तरह आपने अपना घर चलाना है। ईद के बाद डॉलर की जो सूरत हाल है, हमें बताया गया था जी कि डॉलर में इस्तेहकाम आएगा, कीमत नीचे आएगी। अभी भी हुकूमत को वक्त ज़रूर दिया जाना चाहिए है। ये हुकूमत डॉलर की कीमत अगर नीचे लाना चाहती है तो यकीनन वक्त देंगे, लेकिन इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी वो ये है कि फ़िलहाल स्टॉक मार्केट में भी मंदी है और ईद के बाद जो डॉलर है, ये खुद सारे अखबारात में बिजनेस रिपोर्टर्स जो है इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि डॉलर बेकाबू हुआ है और 1 रुपया 30 पैसे से इजाफा हो चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं जो स्टॉक मार्केट के हवाले से 1 महीने में रिपोर्ट हुआ है कि मंदा है, बेशतर कंपनियों की कीमतें गिर गई हैं। ये 7 मई की खबर है, ऊपर हमने इसको हाईलाइट कर दिया है, ये 7 मई 2022 की खबर है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, आलमी स्टॉक मार्केट्स पर भी प्रेशर है। इसकी वजह से अगर आप देखें तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट पे इन्वर्स इफेक्ट पड़ा है। अच्छा जी, आलमी महंगाई में इजाफा हुआ है। ऑब्वियसली ये थ्रू आउट पाकिस्तान में हो रहा है, साथ साथ हम दुनिया से ही जुड़े हुए हैं। इसको पहले रद्द किया जाता था कि नहीं, ये सारा इंटरनली कंट्रोल करना है हुकूमत ने। बज़ाहिर अब जो ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है वो यही है कि जो कि दुनिया में साथ साथ महंगाई होगी तो उसके असरात पाकिस्तान में नजर आएंगे, जिसको पहले नहीं माना जाता था। अनफॉर्चुनेट रियलिटी यही है। ये 28 अप्रैल की खबर आप देख सकते हैं, बीच में बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से आप खबर देख सकते हैं। ये 1 महीने के दौरान जो कुछ इंडिकेटर्स हैं ये हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अपने रिपोर्टर से ज़रा बात करते हैं। आज हमने कोई सियासी इस पे नहीं लेना नुक्ता नज़र, ज़रा पूछते हैं उन लोगों से जो खुद भी अवाम का हिस्सा है और वो अवाम से बात भी करेंगे, उनसे राब्ते में भी हैं। राफे हुसैन साहब नुमाइंदा ARY न्यूज़ कराची से हमारे साथ हैं, ज़रा हमें कराची की सूरत हाल बताएंगे। हमने पूरे मुल्क से, हर जगह से हमने कहा आज रिपोर्ट लेंगे इस हवाले से। अहमद खोकर नुमाइंदा ARY न्यूज़ लाहौर में क्या है जी सूरत हाल हमें बताएंगे, क्योंकि अब तो वहाँ पंजाब की वो एक नई हुकूमत, 2 काबीना नहीं बनी लेकिन हमजा शहबाज साहब ने इक़्तिदार संभाल लिया है। उससे पहले से ही वो मिलके ब्यूरोक्रेसी के साथ बाकायदा वहाँ पे एक तरीके से हुकूमत चला रहे थे। अजीज़ुर रहमान साहब कोयटा से हमारे साथ होंगे मेरा ख्याल है। अहमद खोकर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं जी, क्या सूरत हाल है आपके शहर लाहौर में, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी तो पंजाब के और शहर भी हैं लेकिन चूंकि लाहौर एक गढ़ है, एक सिंबॉलिक इसकी सिग्निफिकेंस है, तो क्या है वहां से खबर? देखिए मारिया, लाहौर शहर में जो महंगाई का जिन मज़ीद बेकाबू हो गया है। जो हुकूमत आई है, जब ये आए थे तो इन्होंने बहुत दावे किए कि हम इस महंगाई को ख़त्म करेंगे, इस पर काबू पाएंगे और कम करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन ऐसा बज़ाहिर नहीं नज़र आ रहा। जिस तरह अब आज बात की जाए तो 24 घंटे के दौरान ही 10 रुपये फ़ी किलो आटा महंगा हो गया है। 10 रुपये फ़ी किलो आटे का मतलब कि 10 किलो की जो आटे की बोरी है वो हो गई है तकरीबन 100 रुपया महंगा है। 550 रुपये की 10 किलो की आटे की बोरी थी 650 की पहुंच गई। 20 किलो की जो थी वो 1100 की थी, 1300 की पहुंच गई। इतनी महंगाई सिर्फ आटे में होगी। और इनका कहना है कि जो गंदम है उसके जो फी मन है उसमें भी 400 रुपये इजाफा हुआ है, महंगी हुई है गंदम 400 रुपये फी मन। अहमद, वजह क्या है? वजह क्या है? मतलब ये तो महंगी हो रही है, हमें नजर आ रहा है, ये वजह क्या है कि क्यों महंगी हो रही है? देखिए, इनसे काबू नहीं पाया जा रहा महंगाई के ऊपर। इनको चाहिए कि बाकायदा तौर पर इस पर काबू पाएं, चीज़ों को देखें। और मईशत के जिस तरह मईशत का ये बेड़ा गर्क हो रहा है इतनी ज़्यादा महंगाई की वजह से, ये इनको चाहिए कि बाकायदा जिस तरीके से ये पहले भी आए हैं, पहले भी इनकी हुकूमतों में यही होता था कि जो महंगाई थी उसका जिन बेकाबू होता था। अब इमरान खान की हुकूमत आई, हमने लोगों से बात भी की, हम पूरा दिन ये आज भी मैंने खुद भी मार्केट में गया, मैंने सर्वे किए, मुख्तलिफ मार्केट्स के सर्वे किए, प्राइजेस चेक की और जिस तरह के मुर्गी के गोश्त की भी प्राइजेस चेक की, जो आटा है उसकी भी देखी प्राइजेस, लोगों से भी गुफ्तगू की। लोग जो है वो बहुत परेशान है इस महंगाई से। मेरे साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं, जरा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जरा इनके भी व्यूज लेते हैं कि ये क्या कहते हैं इस बढ़ती हुई महंगाई के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने है, आप क्या कहेंगे? मतलब आटे की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल आपके सामने है, डॉलर की कीमत आपके सामने है। देखिए जी, हुकूमत जो है उसकी सीरियसनेस का आप अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि हमारा वज़ीर आज़म ये कह रहा है कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा और आटा सस्ता बेचूंगा। मतलब ये एक हमारी तज़हीक करने के मुताबिक है। वो तो महंगा हो गया, आटा तो महंगा हो गया। आटा मैं बता रहा हूँ, आप 200 रुपये का महंगा हो गया। थैला जो
1100 रुपए का था वो अब 1300 का हो गया है। मुर्गी आप देखें कि तकरीबन 600 रुपए तक। अब जो गरीब अवाम है वो कैसे सर्वाइवल करेंगे? ये कहते थे कि हम गरीब को फायदा देंगे, गरीब के लिए मतलब आप क्या देख रहे हैं, वो कैसे सर्वाइवल करेंगे? आप लोग सारे यहाँ खड़े हैं, क्या कहेंगे? अब क्या कर सकते हैं हम? गरीब अवाम तो बेचारी पहले ही बहुत तंग थी, अभी इन्होंने तो आके तो बेड़ा कर। मारिया, आप देख रहे हैं कि ये आम आवाम का जो है रद्द-ए-अमल, ये परेशान है। ठीक है अहमद, हमारे साथ ही रहिए, क्योंकि ऑब्वियसली महंगाई तो एक हकीकत है, पिछले दौर में भी थी, इस दौर में तो कंट्रोल करनी थी, एटलीस्ट इसको थोड़ा सा नीचे लेके आना था, ये तभी कोई रिलीफ की सूरत हाल बननी थी। चलते हैं हम कराची। राफे हुसैन हमारे साथ है। इधर तो 1300 रुपए पर बोरी आटा मिल रहा है राफे, लाहौर के अंदर हमने बात की है, कराची में क्या है सूरत हाल? बिल्कुल मारिया, मैंने आपका इंट्रो सुना और वही हुकूमती क्या उनके दावे और वादे क्या जो हुकूमत में आने के बाद पूरे हो जाएं। तो वादे तो बहुत किए थे शहबाज शरीफ ने और पीडीएम ने कि महंगाई को ख़त्म किया जाएगा, लेकिन महंगाई ख़त्म नहीं हुई है। आम आदमी के लिए, मुतवस्सित तबके के लिए कराची में इस वक्त जीना मुश्किल हो गया है। महंगाई की चक्की के नीचे पिस रही है आवाम और कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप मार्केटों का सर्वे करें, एक तो ये कि सरकारी लिस्टें जारी कर दी जाती हैं, लेकिन सरकारी लिस्टें मार्केटों में आवेदन नहीं होती, ना ही उसके मुताबिक प्राइस मिलते हैं। अगर आप किसी हुकूमती दावेदार से बात करेंगे तो वो कहेगा कि सरकारी लिस्ट में तो ये रेट है, लेकिन आप मार्केट जाएंगे तो उसके बरक्स इस वक्त सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। वो लोग जो पहले कभी हफ्ते में बकरे का गोश्त या गाय का गोश्त खा लेते थे, अब वो भी नहीं खा सकते हैं। अब तो गाय के गोश्त के और मुर्गी के गोश्त के रेट एक जैसे हो चुके हैं। 620 रुपए किलो इस वक्त गोश्त कराची शहर में फरोख्त हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। इसके साथ साथ जितनी भी ज़रूरत अशिया की चीज़ें हैं, ग़ज़ाई अजनास की चीज़ें हैं, 10% इसमें तमाम चीज़ों पे इजाफा हुआ है। दालें 200 से ऊपर रुपए किलो मिल रही हैं। जो आटा है वो फाइन आटे की बात कर लें तो वो इस वक्त वो 750 रुपये किलो है, और जो अगर आप चक्की के आटे की बात कर लें तो वो 900 रुपये किलो मिल रहा है। तेल जो है वो 550 रुपये किलो मिल रहा है। आप इन सब चीज़ों को छोड़ें, जो बुनियादी चीज़ है मैं आपको बताऊं, लीमू इस वक्त कराची शहर में इस वक्त नायाब हो चुका है। लीमू इस वक्त कराची शहर में 1200 रुपये किलो मिल रहा है। और ये मैं आपको दिखा दूं, ये है इस वक्त कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रही है। ये आज की तारीख है, 8 तारीख संडे का दिन है। और मैं आपको इसमें लीमू के रेट दिखाऊं तो लीमू के रेट है सरकारी तौर पर 533 रुपए। अच्छा। और इस वक्त 1200 रुपए इस वक्त मार्केट में मिल रहा है। इसी तरह टमाटर हो गया, प्याज हो गया, इसकी कीमत इस वक्त 100 रुपए किलो है। और यहाँ पे जो लिस्ट है उसके मुताबिक आलू 25 रुपए किलो बिकेगा, जबकि टमाटर जो है वो 36 रुपए किलो बिकेगा। तो आप ये बताएं कि इस वक्त मार्केट में 100 रुपए किलो मिल रहा है, कौन पूछने वाला है? ये महंगाई कौन कंट्रोल करेगा? लोग किस तरह गुजारा करेंगे? आप अगर बात करें इस वक्त बकरे के गोश्त की, या बकरे का गोश्त इस वक्त 1600 रुपए किलो है, जबकि गाय का गोश्त 1000 रुपए किलो मिल रहा है। लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और महंगाई ये जो आपने बात की है राफे, ये आपने बड़ी रिसर्च के साथ जो आप ये रेट लिस्ट लेके आए हैं, उसमें क्या कीमत है और किस पे ये बिक रहा है, ये इतना ज्यादा फर्क है। बहरहाल आगे थोड़ा सा बढ़ना हो, क्योंकि पूरे मुल्क में बज़ाहिर ऐसी ही सूरत हाल हमें रिपोर्ट की जा रही है। अजीज़ुर रहमान साहब कोयटा से हमारे साथ हैं, ज़रा हम वहाँ से पूछते हैं कि अजीज़ुर रहमान साहब, वहाँ पे बताइए कि क्या कीमतों की इस वक्त सूरत है, क्या वो स्टेबल हैं, कुछ कम हुई हैं या बढ़ी हैं, या उतनी ही है जितनी एक महीना पहले थी? नहीं, अगर देखा जाए पूरे मुल्क की तरह कोयटा में भी महंगाई का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ चुका है। अगर देखा जाए हर चीज की कीमत में 100% इजाफा देखने को मिल रहा है। जैसे अभी उन्होंने बात की है कि पहले लोग जो मुतवस्सित तबका था वो पहले बकरी का गोश्त खा रहे थे, अब तो यहाँ पे कोई मुर्गी का गोश्त भी नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे मुर्गी का गोश्त 650 से लेकर 700 रुपए किलो बिक रहा है। उसके अलावा सब्जियों की कीमत में बेतहाशा इजाफा देखने को मिल रहा है। सब्जी भिंडी जो है 200 रुपए किलो बिक रही है, टमाटर 100 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। इसी तरह बाकी जो चीज़ें, बैंगन की बात कीजिए, अब जो निचला तबका है वो सब्जियां लेने के भी काबिल नहीं रहा है। एक महीने के अंदर अगर कहा जाए तो 100% इजाफा हुआ है, 100% से भी ज़्यादा इजाफा हुआ है अशियाए खुदनोश की चीज़ों में। फ्रूट की तो ऐसी है कि फ्रूट की दुकानों में अब लोग जाते ही नहीं, क्योंकि लोग यहाँ पे महंगाई से इतने मजबूर हुए वो सब्जी नहीं ले सकते, फ्रूट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। इस वक्त शहरी मेरे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानना चाहिए
چاہیں گے؟ کیونکہ شہری پہلے کہتے تھے کہ یار عمران خان کی حکومت ہے، اس لیے پچھلی حکومت کی بات کرتے تھے کہ بہت مہنگائی ہے. اب میں نے یہاں پہ جو لوگوں سے بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت پہ ہم لوگ شکر کر رہے ہیں کہ وہ حکومت پھر بھی کنٹرول کر رہے تھے، اس حکومت کی تو جلدی سے ہماری ایک شہری سے بات کرا دیں، پھر ہم پشاور سے ضیاء الحق صاحب سے بھی لینی ہم نے اپڈیٹ. جی بتائیں. جی کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. آپ نے کہا کہ مہنگا جن بوتل سے باہر نکل آئے، میں کہتا ہوں وہ جن نہیں نکل رہا تھا تو بھی وہ ذرا ترس کھاتا، وہ بھی اللہ کا مخلوق ہوتا. یہ تو ایسے حالات بن گئے کہ وہ اللہ کے بندے یا اللہ کے مخلوق ہی نظر نہیں آتے ہیں. جبکہ اگر شکر کی بات کی جائے، نہ اس حکومت کا شکر ہے نہ پچھلے کا ہے. ابھی عوام یہ سوچ رہے کہ جب برصغیر پر ایسٹ انڈیا کے انگریز کے بندے آئے تھے، ہمیں غلام بنایا تھا، وہ ان سے بہتر تھے. کم از کم وہ انسانی حقوق پامال نہیں ہونے دیتے تھے، ہمارا خیال رکھا جاتا، انفراسٹرکچر رکھا ہوا تھا. ہم نے ان کا بنایا ہوا انفراسٹرکچر ابھی تک برقرار نہیں رکھا. ہم لوگ صرف اونچی اونچی باتیں کرتے، بڑے اونچے ایک دوسرے پہ الزامات کرتے، ایک دوسرے کو پگڑیاں اچھالتے ہیں. سیاست بھی جو ہے نا وہ بھی گرا ہوا سیاست ہے. نہ عوام کا خیال رکھا جا رہا ہے، نہ ان کے صحت کا خیال رکھا جائے، نہ ان کے تحفظ کا خیال رکھا جائے، نہ ان کے مہنگائی کا خیال رکھا جائے. بہت شکریہ عزیز. بس تھوڑی سی وقت کی قلت ہے، لیکن انہوں نے جو کہا کہ بھئی حکومت بدلی بھی ہے تو ان کے حالات نہیں بدلے، اور یہ بڑا ایک شکوہ ہے بلوچستان اور کوئٹہ کے لوگوں کا جو ان کے شہری ہمارے سامنے ذکر کر رہے تھے. ضیاء الحق صاحب جو خیبر پختونخوا میں ہے تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، تو اس وقت کیا صورتحال ہے ضیاء صاحب خیبر پختونخوا میں؟ کیونکہ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پہلے جب مہنگائی تھی تو کہا جاتا تھا کہ جی انٹرنلی کنٹرول نہیں ہوتی، یہ اپوزیشن جو ہے وہ کہتی تھی کہ کنٹرول کرنی چاہیے جو اب حکومت میں ہے، اور اس وقت تحریک انصاف کہتی تھی کہ یہ جو پوری دنیا میں انفلیشن ہے اس کا اثر دیکھنے میں آ رہا ہے. جی یقیناً جیسے ملک کے دیگر حصوں میں جو صورتحال بتائی گئی ہے وہی صورتحال خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں اور پشاور میں بھی دیکھی جا رہی ہے. اور چونکہ خیبر پختونخوا کا ڈیپینڈنٹ زیادہ تر فوڈ کے حوالے سے وہ پنجاب میں ہوتا ہے، جس میں آٹا ہے، اس کے علاوہ جو دالیں ہیں وہ وہاں سے آتی ہیں، اس کے علاوہ جو شوگر ہے وہ بھی وہاں سے، چینی بھی وہاں پنجاب سے اور دیگر صوبوں سے آتی ہے. تو ڈیپینڈنٹ ہے خیبر پختونخوا اس حوالے سے. جبکہ آٹے کی جو قیمت ہے اس حوالے سے جس طریقے سے پورے ملک میں جو بتایا جا رہا ہے کہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تو یہاں پر بھی جو مقامی طور پہ آٹا ہے وہ تقریباً کوئی 800 سے 900 روپے کے درمیان میں مل رہا ہے. لیکن جو پنجاب سے آٹا ہے جو زیادہ تر یہ تندور میں استعمال ہوتا ہے، روٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو باہر سے آتا ہے، تو اس کی قیمت میں 200 سے 300 روپے اضافہ ہو چکا ہے. اور اسی وجہ سے یہاں پہ جو روٹی کی قیمت تھی وہ 15 روپے روٹی ملتی تھی، اب وہ 20 روپے کی مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں روٹی کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے. پشاور کے اگر مختلف جو علاقے ہیں تو ان میں اسی طریقے سے جو یہاں پر گھی کی قیمت ہے اس میں بھی اضافہ ہو چکا ہے، 30 سے 40 روپے فی کلو اضافہ ہو گیا. مرغی کی قیمتوں میں بھی سیم یہی 100 روپے کلو فی اضافہ ہو چکا ہے. گوشت کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے. دالوں کی بھی لوگوں میں اس وجہ سے کافی زیادہ ایک فرسٹریشن ہے، پریشانی ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید عمران خان کے دور میں یہ مہنگائی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے، اور اپوزیشن بھی اس وقت یہی واویلا ہوتا تھا اپوزیشن کا بھی. لیکن اب چونکہ حکومت، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ حکومت میں آ گئی ہے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ چونکہ عمران خان نااہل ہیں، وہ حکومت کی جو انتظامات ہیں وہ اس کی حکومت کے انتظامات بہتر نہیں کر سکے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ جو ہی وہ آئیں گے تو جو مہنگائی کی ایک لہر تھی اس میں کمی آئے گی. لیکن اس کمی کی بجائے اس میں شدت آنا شروع ہو گئی ہے. اور ایون کہ جو اس اپوزیشن کے حمایتی لوگ ہیں وہ بھی اس وقت ہمیں پریشان کافی دکھائی دیتے ہیں. اور obviously الیکشن میں مہنگائی جو ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا، اور تحریک انصاف کی پچھلی حکومت کو بھی یہ چیز پریشان کرتی تھی کہ بھائی مہنگائی جو ہے یہ افیکٹ کرتی ہے ان کے ووٹرز کو، اور پھر ووٹ لینا اور یہ سارے جو الیکشن میں جانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اس وقت ہم اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں. بابر ملک وہاں پہ ہے. اوبویسلی اسلام آباد ہے وفاقی شہر، لیکن پورے ملک والا ٹرینڈ ہی یہاں پر، چونکہ میں خود یہاں پہ رہتی ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ مہنگائی جو پچھلے ایک مہینے میں جس طرح اس میں قیمتیں بڑھی ہیں، اگین یہ کیا ایک پوری دنیا میں انفلیشن کا نتیجہ ہے؟ اگر ہے تو پھر تو پی ٹی آئی بھی یہی کہا کرتی تھی. بہرحال بابر کیا ہے آپ کے پاس اپڈیٹ اسلام آباد سے؟ دیکھیں دارالحکومت اسلام آباد اور جڑواں شہر راولپنڈی بھی پورے ملک کی طرح مہنگائی کے باعث شدید متاثر ہے. نیا پاکستان اور پرانا پاکستان. اب یہاں کھڑا ہوں ڈیپر کروانے کے لیے، تو میرے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں وہ نئے پاکستان کو رو رہے ہیں کہ جی وہ نیا پاکستان ٹھیک ہے، یہ پرانے پاکستان میں کہاں لے آئیں. رمضان المبارک میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کو کنٹرول نہیں کیا گیا، زرعی اجناس کی قیمتیں بڑھی، دالیں سبزیاں بہت زیادہ بتا چکے ہیں ہم کہ اتنی قیمتیں بڑھی ہیں.
लोगों ने ईद गुजारी है, जो तनख्वाहदार तबका है, जो मुलाजिम पेशा है, जो दुकानदार है, उसका हशर नशर होके रह गया, उसके पास जो जमा पूंजी थी खत्म हो गई। अब खुल गए स्कूल और स्कूल में जमा करवानी है उन्होंने फीसें, और फीसें कहाँ से अदा करेंगे, बच्चों की पढ़ाई का क्या करेंगे। आप ये बताएं, मैं अभी आपको यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग गुस्से में खड़े हैं कि हमें भी बात करने दें, हमें बताएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कि नया पाकिस्तान ठीक था, पुराना पाकिस्तान ठीक था, मुबारक हो, ये आवाजें आती रही। आप कैसा लग रहा है सर? ये जो अभी नया पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान की बातें इन्होंने बनाई हुई है। इससे रमजान से पहले जो पोजीशन चल रही थी, टमाटर, आलू, प्याज के रेट आप देख लें, सबके सराउंडिंग में आ रहे हैं। 50-60 रुपए किलो टमाटर थे जो 300 रुपए किलो बिके हैं। और इसी तरीके से खुर्दनोश की चीजें, दालें, चावल, मुर्गी तो आप देख लें कि 350 रुपए किलो बिक रही थी। आप ये बताएं जी, आपके पास जो तनख्वाहें हैं वो मौजूद हैं या खत्म कर चुके? तनख्वाहें तो रमजान से पहले ही इन्होंने कीमतें इतनी बढ़ा दी थी कि वो तो तनख्वाहें तभी खत्म हो चुकी थी। वो बच्चों के साथ जो खरीदारी करनी थी, उनके स्कूल की फीसें कहाँ से देंगे? अभी यही परेशानी बनी हुई है कि स्कूल के बच्चे, हमारे अलावा तमाम लोग खड़े हुए हैं, वो आप बता सकते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि हम स्कूल की फीसें दे सकें। और दूसरी बात ये कि जहाँ भी जाते हैं वो महंगाई का ही रोना होता है। दुकानदार से कहते हैं भी ये पहले ये रेट था, अब ये रेट है, वो कहते हैं हम क्या करेंगे नए पाकिस्तान में। मारिया, बस हुकूमत की जानिब से जो आते ही ऐलान वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने किया, सब्सिडाइज आटा देंगे, उसकी कहानी ये खुली है कि अप्रैल के ही महीने में सब्सिडाइज आटा जो देना था वो गंदम ही फ्लोर मिलों को फराम नहीं की गई। अच्छा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत सराउंडिंग में आटा कहीं भी नहीं मिल रहा। साइज दावे किए जा रहे हैं यूटिलिटी स्टोर पर। बहुत शुक्रिया बाबर, बहुत शुक्रिया। ये हमने बस कुछ नहीं, सिर्फ एक महीने के अंदर जो पूरे मुल्क के हर बड़े शहर से आपको जो कीमतों की अपडेट है वो देने की कोशिश की है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर हम मजीद इसी पे गुफ्तगू करेंगे कि भाई ऐसी कौन सी लैंड माइंस जो है पिछली हुकूमत रख के गई है मौजूदा गवर्नमेंट के लिए कि ये तमाम जो कीमतें हैं इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ मुजम्मिल साहब मौजूद हैं, माहिर माशियात भी हैं और तर्जुमान भी हैं थे साबिक हुकूमत में जो वजारत ख़जाना के। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, बहुत सारे से जुड़े सवालात हैं, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं ये कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसकी क्या वजूहात है? क्योंकि ऑब्वियसली वो कहते हैं कि आप लोग इतनी लैंड माइन्स बिछा कर चले गए कि अभी फौरी तौर पर ये चीज़ों को कंट्रोल करना, कीमतों को नीचे लाना मुमकिन नहीं होगा। तो ये अंदरूनी इन्फ्लेशन है या इसका ताल्लुक पूरी जो दुनिया में इन्फ्लेशन है उससे हो रहा है जिसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं? देखिए मारिया, दो चीजें हैं। एक चीज है जो पाकिस्तान में जिसकी पैदावार होती है, और जो अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च तक, अगर आप जब तक हमारी हुकूमत थी, तो जो भी मकामी सतह पे चीजें पैदा हो रही थी, चाहे वो चीनी, जैसे आपको याद होगा पिछले दिनों 100 रुपए से ऊपर चली गई थी, तो इस साल रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई, 80 से नीचे आ गई। प्याज पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी प्रोडक्शन हुई थी पूरे साल। पिछले साल जो है ना 25 रुपए 30 रुपए रहा। जिस दिन हमारी हुकूमत गई थी उस दिन 40 रुपए किलो था। एकदम क्या हो गया, ऐसे पर लगा दिए कि वो आज जो है सुना 150-200 रुपए किलो हो गया। मुर्गी जो है पूरा, आपको याद होगा कि पिछले साल सर्दियों में जो है थोड़ा बहुत रेट बढ़ा था, उस वक्त पूरे साल हमने 200-225 पे रखा। आज मुर्गी का रेट जो है तकरीबन मैंने सुना 750 रुपए गोश्त का रेट हो चुका है, 650 मुर्गी का। जी। तो ये वो चीजें हैं जो ये मकामी सतह, इसका कोई, इसकी कौन मुर्गी की लैंड माइन बिछाएगा, प्याज की लैंड माइन बिछा के जाएगा। जहाँ पे मैं मानता हूँ दो चीजें हैं, एक है खाने का तेल और एक है पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल में तो हमने खुद जो है अवाम को जो है रिलीफ दिया और सिर्फ 10 रुपए कम किए थे। उस 10 रुपए में, उससे पहले आपको याद होगा हमने 14 दफा मुसलसल 1 जुलाई 2021 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक हमने 14 दफा मुसलसल बढ़ाया। और 14 दफा ये वही लोग हैं जो हमें लैंडमाइन कह रहे हैं, आ जाते थे कि जी अवाम पे जो है पेट्रोल बम मार दिया। अब इनकी असल में 2-3 चीजें हुई हैं। इनकी एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि आलमी मार्केट में जिस दिन हमने छोड़ा था पेट्रोल की कीमत, जो तेल की कीमत जब $105 थी, डीजल की कीमत $115 थी। अब जो है आलमी मार्केट में डीजल की शॉर्टेज हो गई है और वो उसका रेट हो गया $200 से ऊपर। तो वो उसकी वजह से जो सब्सिडी का हजम है वो बहुत बढ़ गया। यानी कि आज अगर हुकूमत अपनी जेब से, आप अगर 1 लीटर डीजल डालती है तो हुकूमत 80 रुपए डाल रही है। तो इनको अगर ये सच बोल लेना थोड़ा, तो इनका फायदा हो जाएगा। ये एक आलमी पिछले 1 महीने में स्प्रेड चेंज हुए तो लोगों को समझ भी आ जाएगी। जैसे हम रोजाना आते थे और बताते थे कि आलमी मार्केट में महंगाई है। दूसरी तरफ जो इन्होंने सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कर दिया कि ये जो
जब इधर आए तो इन्होंने बगैर सोचे समझे ऐलानात शुरू कर दिए करना, जैसे कि आटा 40 का हो गया, कर देंगे, तनख्वाहें बढ़ा देंगे, ये कर देंगे। तो अभी तक इनकी जो है मैनेजमेंट जो डोमेस्टिक चीजों पे थी वो थी नहीं। अब आज शहबाज शरीफ का मैं बयान सुन रहा था, शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मुझे तो आए हुए 3 हफ्ते हुए हैं, ये महंगाई उनकी की हुई है। मसला ये नहीं है, जब आप किसी जगह पे कब्जा कर लेंगे जबरदस्ती और आपको जो है अंदर के अंदरूनी हालात की किस तरह चलाना है जब पता ना हो, तो फिर ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ चीजों में बहुत क्लियर है मुजम्मिल। फॉर एग्जांपल कल मैं साबिक वजीर खजाना इसहाक डार साहब का इंटरव्यू सुन रही थी, तो वो कहते हैं कि हमारा अल्टीमेट गोल है कि हमने डॉलर को 160 तक लेकर आना है। सो क्या इस वक्त ये पॉसिबल हो पाएगा, और अगर करना पड़ेगा $160 तो फिर कहाँ किस तरह से इसको मैनेज करना पड़ेगा? देखिए, बात यह है कि दुनिया में अगर कोई, आज की दुनिया में खास तौर पे, जदीद दुनिया में अगर कोई एक शख्स के टारगेट पे के बोलने से जो है वो वहाँ पे करेंसी चले, तो वो समझ ले कि या तो वो बहुत बेवकूफ आदमी है या दुनिया में जो है ना लोग बेवकूफ है, उसकी अंधी तकलीफ करते हैं। एक्सचेंज रेट ऐसी चीज है कि इसको जो है मार्केट फोर्सेस कंट्रोल करती हैं। अगर ये बोलते हैं कि मैं मुल्क की माशी हालत इतनी अच्छी कर दूंगा, इतनी ज्यादा बरामदात बढ़ा दूंगा कि डॉलर 150 का हो जाएगा उल्टा, ये 100 का हो जाएगा, तो मुझे दिली सुकून भी होता। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश है मैं 160 कर दूं और उसके लिए कोई इकदामात ना बताएं, तो वो अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। और ये इन्होंने धोखा अपने आप को पिछली दफा दिया था, जिसकी वजह से 3 साल लगे उसको सीधा करने में। अब वो फिर उसी तरफ लेके जा रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम हमारे साथ थे। इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल, इस हवाले से हमने पूरे पाकिस्तान से रिपोर्टर्स के जरिए भी आप तक सूरत हाल पहुंचाई है, लेकिन ऑब्वियसली अभी आलमी मार्केट में कीमतें भी बढ़ी हैं, उसके भी असरात हैं। जैसा कि इससे पहले भी ये बताया जाता था कि भाई इंटरनेशनल इन्फ्लेशन इतनी बढ़ रही है कि पाकिस्तान पे उसके असरात होंगे, और कुछ अंदर से लीक्स और मिसमैनेजमेंट की भी ये समरात है। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। एक और इंतहाई अहम इशू, ऑनर किलिंग, गैरत के नाम पे कत्ल, सजा नहीं होती जो कत्ल कर देते हैं अपनी घर की औरतों को, इस पे बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। 2022 है, लेकिन गैरत के नाम पे कत्ल जैसी लानत से हमारी जान नहीं छूट सकी। इस हफ्ते एक बड़ी अफसोसनाक खबर मेरी नज़र से गुजरी। उकाड़ा में गैरत के नाम पर भाई के हाथों बहन का मुबैना कत्ल हुआ। कत्ल की वजह थी कि मकतूला को मॉडलिंग से बाज रखना है। सो ये कत्ल जो था ये गैरत के नाम पे हुआ। इस मुल्क में ये पहला कत्ल नहीं है, ना ही अभी आखिरी है। हालांकि शदीद सख्त कानून साजी भी की जाती है। गैरत के नाम पर कत्ल, जिना बिलजबर की रोकथाम के लिए एक बिल मंजूर किया गया था और इसे कत्ल फिसादुल फिल अर्ज करार दिया था। मुजरिम को समझौते के बाद भी उम्र कैद दी जा सकेगी ताकि कोई सुलह सफाई ना हो सके। रेप मुकदमात का फैसला भी 90 रोज में होना था। साथ साथ ये भी था कि अब सुलह ना हो सके तो दुरुस्त तफ्तीश नहीं अगर होगी तो भी सजाएं होंगी। यानी कि इतना ज़्यादा ये स्पेसिफिक और स्ट्रॉन्ग बिल आया, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि माफ़ी हो जाती है, जो कातिल छुट जाते हैं और लड़कियों के कत्ल का कोई इंसाफ लेने वाला ना देने वाला होता है। मॉडल कंदील बलोच को कत्ल करने वाला जो मुलजिम है वो भी बरी हो गया क्योंकि माफ़ कर दिया वालिदैन ने अपने बेटे को। आसमा रानी कत्ल केस, ये भी बड़ा हाई प्रोफाइल केस था। सजाए मौत के मुलजिम को मकतूला के वालिद ने माफ़ कर दिया, हालांकि तब भी ये कानून मौजूद था। यही नहीं, गैरत के नाम पर भाई ने बहन को जब कत्ल किया तो वालिद ने माफ़ कर दिया। फिर सरकार ने अपनी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया, लेकिन हर केस में सरकार मुद्दई नहीं बन सकती है। और आप जानते हैं कि गैरत के नाम पे कत्ल में कन्विक्शन रेट क्या है, तो आप शॉक होंगे, सिर्फ 2%। जी हाँ, सिर्फ 2% जो ऐसे हैं ऑनर किलिंग के, यानी गैरत के नाम के कत्ल के होते हैं जो केसेस, उसमें लोगों को सजाएं मिलती हैं, क्योंकि सब लोग जो घर वाले आपस में ही बीच में सुलह कर लेते हैं। गैरत के नाम पे जो कत्ल होते हैं उसमें मुलजिम पकड़ा तो जाता है, लेकिन किस तरीके से फिर वो माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है और अदालत में फिर क्या होता है, कन्विक्शन रेट क्या है ऑनर किलिंग के हवाले से बात करेंगे। खतीजा सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, इसके अलावा माहिर कानून भी हैं। खुद अपना मुकदमा इन्होंने, जहाँ पे इन पे हमला किया गया था, चाकू के वार किए गए थे, बड़ी कामयाबी से लड़ा, हालांकि बहुत ज़्यादा प्रेशर था जो वहाँ पर अदालत में इनके ऊपर। सो खतीजा, अभी जो रिसेंट जिस वाक़े ने मुझे हिला के रख दिया वो ये एक मॉडल है सिदरा, उसको उसके भाई ने जब वो ईद पे मिलने आई घर वालों को तो कत्ल कर दिया। अब क्या होता है इसके बाद? गिरफ्तार तो हो जाते हैं, चाहे वो यूजली जानने वाले ही होते हैं ना, चाचा, भाई, कज़न, कोई कुछ केसेस में तो वालिद साहब भी होते हैं ना,
تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ پکڑا تو جاتا ہے ملزم، سزا کیوں نہیں ہوتی ان لوگوں؟ بالکل ماریا، یہ ایسے گھنونے کیسز جن کا موڈ اور مینر اتنا شاکنگ اور اتنا بروٹل ہوتا ہے، ان کیسز کو کم کرنے کے لیے ہی 2016 میں ایک قانون آیا تھا جس کے تحت جو معافی تلافی ہے، جو کمپرومائز ہے، اس کو ایک طرح سے رول آؤٹ کر دیا گیا تھا. لیکن اب ہوا یہ کہ اس کو تو رول آؤٹ کر دیا، لیکن اب جو ریسنٹ کیسز میں ہم نے دیکھا، جس طرح قندیل بلوچ کی ایگزامپل لے لیں، ہم نے آنر کلنگ کے زمرے سے ہی اس کو نکال دیا ایکٹ کو، کہ چونکہ آنر کبھی پروو نہیں ہوا کہ یہ آنر کے مد میں اس کو مارا گیا، تو اس میں جو ہے ہم کمپرومائز ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم فری چھوڑ دیتے ہیں. تو اب اس میں ہوتا یہ کہ ایسے کیسز میں 311 ایک انٹروڈیوس کرائی گئی، شک ہے پاکستان پینل کوڈ میں جو انٹروڈیوس کرائی گئی کہ ان کیسز میں چونکہ معافی ہو جاتی ہے، اور ہمارے قانون میں مرڈر میں بھی معافی الاؤڈ ہے، کمپاؤنڈ کر سکتے ہیں آفینس کو، تو اس میں ایکسکلوسیولی اس لیے اس کو نکالا تھا کہ معافی کون کرتا ہے؟ جو جرم کرنے والا ہوتا ہے وہی معاف کر دیتا ہے، جو لیگل ہیئرز ہوتے ہیں وہی معاف کر دیتے ہیں، جس طرح بھائی ہو گیا، باپ ہو گیا، جنہوں نے FIR کاٹی ہوتی ہے، ان کے خلاف ہوتی ہے، وہی معاف کرنے والے ہوتے ہیں. تو اس کو نکالنے کے لیے یہ کیا گیا. تو اب بات یہ ہے اس میں، جب تک ہم اس کو جو برڈن آف پروف ہے وہ انٹائرلی چینج کر کے اکیوزڈ کے اوپر اس میں نہیں ڈالیں گے جس طرح ہوتا ہے ان کیسز میں، تاکہ وہ ہم برڈن پروف کر دیں، شفٹ کر دیں. جب برڈن سارا ہوتا ہے پروسیکیوشن کے اوپر، تو پروسیکیوشن میں اتنی لوپ ہولز ہوتی ہیں، اتنی خامیاں ہوتی ہیں کہ وہ کیس جو ہے وہ زمرے سے نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ پروو ہی نہیں ہوا تھا کبھی، یہ تو آنر کلنگ ہے ہی نہیں، جس طرح ابھی ریسنٹلی ہوا ہے. یہ جو آپ نے بات بتائی نا، ایک سیکنڈ ختیجہ، یہ جو آپ نے کہا نا کہ آنر کلنگ نہیں ہے، میرے لیے یہ ایک نئی بات ہے، کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا یہ کہ اس FIR کے اندر سے وہ شکیں نکال دی جاتی ہیں تاکہ آگے فیوچر کے اندر یہ رستہ رکھا جائے کہ بھائی گھر والوں نے اگر معاف کرنا ہے تو پھر وہ معاف دیے جائے. تو یہ کون طے کرتا ہے؟ یہ FIR لکھوانے والے طے کرتے ہوں گے کہ کون سی شکیں لکھوانی ہے اور یہ انٹینٹ تھا آنر کلنگ کا کہ نہیں، اور وہ تو وہی ہیں لواحقین ہی ہیں، وہ تو وہی ہیں جو ان کے لیگل ایئرز ہیں. کیا یہ میں ٹھیک انٹرپریٹ کر رہی ہوں اس کو؟ دیکھیں بالکل، جب مرڈر یہ ایک مرڈر اس کو ہم انٹرپریٹ کریں گے، یہ ایک مرڈر ہوتا ہے جو آنر کے نام پہ اس کو ہم لے کر جاتے ہیں، جس طرح جو ہمارا قانون ہے. جب ہم بات کرتے ہیں ان کیسز کی تو یہ گھروں کے اندر ہوتے ہیں. گھروں کے اندر کون ہوتا ہے؟ ماں ہوتی ہے، باپ ہوتی ہے، بھائی ہوتا ہے. مارنے والا، اگر ہم قندیل کے ایگزامپل ہی لے لیتے ہیں، مارنے والا ہی بھائی تھا. تو FIR ہوگی، کیس اچھا خاصا 35 وٹنسز کے باوجود، میڈیکل ایویڈنس تھا، DNA ایویڈنس تھا، فورینزکس تھا، اس میں بہت بے تحاشا ایویڈنس تھا، لیکن اس سب چیزوں کو ڈسکارڈ کر دیا گیا اور صرف ایک چیز کے اوپر کہ جی کنفیشن چونکہ صحیح طریقے سے نہیں آئی تھی، اور چونکہ جو ملزم تھا اس نے ایکسپریسلی یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے آنر کی وجہ سے مارا ہے، جبکہ اس نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جی پکچرز اور ویڈیوز کی وجہ سے. تو یہ کب تک ہم اسی کو کنٹینیوڈ رکھیں گے؟ ہمیں سپریم کورٹ سے اس کے اوپر گائیڈ لائنز چاہیے کہ آنر کیا کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے، آنر کا زمرہ کیا ہے، اور کس طرح یہ فیکٹ اور سرکمسٹانسز سے انفر کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر ہم یہی ہائی کورٹ والی ججمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں اور سپریم کورٹ اگر اس کو ریکٹیفائی نہیں کرتی، ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ گائیڈ لائنز بہترین طریقے سے بنائے گی. کیونکہ اگر یہ رہتا ہے ایسے ہی تو پھر یہی نیچے سے سزا نہیں ہوئے گی، کمپرومائز ایکسیپٹ ہو جائے گا، اور اگر نیچے سے سزا ہوئے گی تو اوپر ہائی کورٹ میں جا کے وہ کمپرومائز ایکسیپٹ ہو جائے گا اور وہ بری ہو جائیں گے. کیونکہ نکالنے کے لیے 100 طریقے ہیں، قانون ہمیں طریقے دیتا ہے نکالنے کے لیے. اس کو کس طرح ہم نے فول پروف اور وہ رکھنا ہے، وہ ہمیں کہ ہم کمپرومائز کو بالکل نکال دیں، اور جو گھر کے اندر جو قتل ہوتے ہیں ان کو ہم آنر کے زمرے میں لے آئیں کہ یہی آنر کلنگز ہے. اور جس طریقے سے یہ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں گھر کے اندر، اس میں ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہوتے، اس میں کوئی سامنے نہیں آتا. سب سے آسان بات جو کہتے ہیں نا لوگ، جیسے جب قندیل بلوچ والا واقعہ بھی ہوا یا جب بھی کوئی ایسا کیس سامنے آتا تو لوگ کہتے ہیں ریاست کیوں نہیں مدعی بن جاتی. اب ریاست بہت سارے کیسز میں مدعی نہیں بن سکتی، ہر کیس میں ریاست مدعی نہیں بن سکتی، ایک آدھ میں بن جائے گی صرف اگزامپل بنانے کے لیے. بالکل، ریاست کا مدعی بننا اس میں اس لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایک پولیس آفیسر اگر اس کے پاس میں لے کر جاتی ہوں، سپوز کریں اپلیکیشن لے کر جاتی ہوں کہ یہ وقوع ہوا ہے، اپلیکیشن دے دیں، FIR کاٹ دیں، تو وہ کیوں کہیں گے کہ جی ہم اس میں مدعی بننا چاہتے ہیں؟ جب تک کہ ان کے اوپر کوئی بائنڈنگ گائیڈ لائنز نہیں ہوں گی، جب تک کوئی قانون ایسا نہیں بنے گا کہ آنر کلنگ کے کیسز میں یا ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز میں بالخصوص مدعی جو ہے وہ پولیس والے ہوں گے، جب تک ایسے نہیں، نارکوٹکس کے کیسز میں ایسے ہوتا ہے.
तो जब तक ये नहीं होगा तब तक वही जो घर वाले होंगे, जो बाप भाई बहन बेटी होगी, जिनके सामने ये वक़ुआ घर के अंदर ही हुआ होगा चार दीवारी में, वही इसकी FIR कटवाएंगे। तो रियासत का अगर हमें रोल चाहिए तो हमें इसके ऊपर कानून साजी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट से कोई गाइडेंस चाहिए कि ऐसे केसेस को किस तरह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खदीजा सिद्दीकी मेरे साथ मौजूद थी। और सर शर्म से झुक जाता है जब 2022 में हम बात करते हैं कि गैरत के नाम पे ना सिर्फ इस मुल्क में कत्ल होते हैं, बल्कि अगर वो मुलजिम पकड़ा भी जाए तो कुछ अरसे बाद घर वाले ही उसको माफ़ कर देते हैं। और जो लड़की कत्ल होती है तो हम क्या इसको यही समझें कि फिर वो इस दुनिया में कत्ल होने ही आई थी और उसके खून का कोई भी यहाँ पर हिसाब देने को तैयार नहीं है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।